तो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो आज देखने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की क्लास 20। हम पढ़ने वाले हैं आज अध्याय 26। कौन सा पढ़ने वाले हैं? अध्याय 26। हम अध्याय 25 अध्याय हम क्या कर चुके हैं? पढ़ चुके हैं। तो आज पढ़ने वाले हैं अध्याय 26 में। तो पढ़ते हैं अध्याय 26 किससे संबंधित। तो आज देखते हैं अध्याय 36 को। अध्याय 26 किससे संबंधित है? यह जांचों तथा विचारणों के बारे में साधारण उपबंध। किसके? जो जांचें और जो विचारण हैं उनके बारे में कैसे साधारण उपबंधों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जांचों के बारे में और विचारणों के बारे में साधारण उपबंध क्या क्या हैं वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। धारा 337। धारा कौन सी? धारा 337। धारा 337 में क्या कहा गया है? धारा 337 में कहती है कि एक बार दोष सिद्ध एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए विचारणा ना किया जाना। इसमें ये कहती है कि यदि किसी व्यक्ति को क्या किया गया, एक बार यदि उसको दोष सिद्ध है या उसको अपराधी घोषित कर दिया किसी मामले के लिए, किसी भी मामले में उसको अपराधी सिद्ध कर दिया गया, तो उसको दोबारा क्या किया जाएगा? दोबारा यदि उसका वही मामला होगा तो उसको क्या किया जाएगा? उसके बारे में कोई विचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि उस मामले की वो पहले से ही क्या कर रहा है? सजा काट रहा है। यदि किसी व्यक्ति को क्या किया जाता है? दोष मुक्त कर दिया, किसी मामले से रिहा कर दिया जाता है, तो यदि वही केस दोबारा से कोई लेके रीओपन करता है तो उसके लिए क्या किया जाएगा? उसको कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। वो रिहा है, वो रिहा ही रहेगा, उसके लिए कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। बशर्ते इसमें क्या होता है? इसमें कुछ अपवाद के स्वरूप परिस्थितियाँ या विशेष परिस्थितियाँ होती हैं। क्या वो विशेष परिस्थितियाँ क्या होती हैं? कि जब उन पे क्या किया जाता है? किसी मुकदमे को रीओपन किया जा सकता है, या क्या कर सकते हैं? दोष सिद्ध हुआ है तो उसको दोबारा से उस मामले को दर्ज करा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? किन स्थितियों में जब क्या होता है कि जब अलग अलग अपराध शामिल हों। क्या हो? जब एक ही व्यक्ति के द्वारा कैसे कई अलग अलग अपराध शामिल हों, क्या हो? अलग अलग अपराध शामिल हों। या क्या हो सकता है? जब किसी व्यक्ति का पिछला मुकदमा किसी ऐसे न्यायालय में चलाया गया, कैसे न्यायालय में चलाया गया जिसमें क्या हो, जिसके लिए वो रीओपन किया जा रहा उस अपराध के लिए उसमें उसको सजा देने की शक्ति ना हो। किसमें? उस न्यायालय में उस केस के लिए सजा देने की शक्ति ना हो, तो उसको कम सजा मिली हो, तो उसको रीओपन करके दूसरे न्यायालय में जब उसको पेश किया जाता है तो उस न्यायालय में उसको क्या किया जा सकता है? रीओपन किया जा सकता है। यदि इन स्पेशल कुछ विशेष परिस्थितियों में ये किया जा सकता है कि किसी व्यक्ति को एक बार उस केस में सज़ा मिलने के बाद उसको दोबारा भी सज़ा दी जा सकती है, या उसको मुक्त होने के बाद दोबारा भी उसको मुक्त किया जा सकता है। जैसा धारा 337 में ये सामान्य उपबंध है। अब देखते हैं धारा 338। धारा कौन सी? धारा 338। धारा 338 क्या कहती है? धारा 338 में लोक अभियोजकों, किनका? लोक अभियोजकों मतलब वकीलों लोक अभियोजकों द्वारा उपस्थिति या उस केस के बारे में उसमें उसकी क्या करना? बहस करना। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें कहा गया है कि कानूनी कार्यवाही के दौरान सरकारी अभियोजकों सरकारी अभियोजक या उन अभियोजकों के कैसे हो? सहकारी अभियोजक के सहकारी, या सरकारी वकील, या सरकारी वकील का क्या? सह वकील। क्या होता? सह वकील हो, तो उसकी भूमिका और जो अधिकार क्षेत्र होंगे क्या होंगे? जो उनकी भूमिका और जो अधिकार क्षेत्र उनके क्या हैं कि यदि उनको किसी केस के लिए अपॉइंटमेंट किया जाता है तो वे क्या कर सकते हैं? बिना किसी लिखित अधिकार के मामले के में प्रतिनिधित्व या उस मामले का भार ले सकते हैं, उस मामले में बहस वगैरह कर सकते हैं बिना जो सरकारी वकील हैं, जो सरकारी वकील हैं या जो उन सरकारी वकीलों के क्या सह वकील हैं, वो क्या कर सकते हैं? वो बिना किसी लिखित दस्तावेज या लिखित अधिकार के वो क्या कर सकते हैं? उस मामले में पेश हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? उस मामले में पेश हो सकते हैं, अपना प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। यदि कोई निजी व्यक्ति क्या करे? यदि कोई निजी व्यक्ति या निजी अभियोजक के लिए वकील नियुक्त करता है, क्या यदि कोई व्यक्ति निजी अपना खुद का वकील नियुक्त करता है तो उसको क्या करना होगा? उसको प्रक्रिया का विवरण देना होगा। क्या करना होगा? यदि कोई निजी व्यक्ति करता है, कोई निजी व्यक्ति
क्या करता है, निजी वकील को करता है, क्या वकील निजी व्यक्ति को करता है या प्राइवेट वकील को करता है, तो उसको क्या करना होगा, उसको अपना विवरण देना होगा। क्या करना होगा, उसको अपना विवरण देना होगा। किसको, वकील को अपना विवरण देना होगा। किसके सामने, कोर्ट के सामने अपना विवरण पेश करना होगा। फिर जाके वो क्या कर सकता है, उस केस को संभाल सकता है। क्या कर सकता है, उस केस को हैंडल कर सकता है। तो ये था 338 में। अब देखते हैं धारा 339। धारा 339 क्या कहती है, धारा 339 में है, धारा 339 अभियोजन किसका, क्या अभियोजन का संचालन, क्या अभियोजन का संचालन करने की अनुज्ञा। किसका, जो अभियोजन चल रहा है तो इसमें क्या, उसको संचालन करने की इसमें क्या किए, दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो इसमें जो कौन, इसमें न्यायालय क्या करता है, न्यायालय क्या करता है, इसमें क्या करता है, जो अभियोजन चलाने वाले हैं, कौन, जो अभियोजन चलाने वाले हैं उनको क्या करता है, उनके लिए दिशा निर्देश स्थापित करता है। क्या करता है, उनके लिए दिशा निर्देश स्थापित करता है। दिशा निर्देश किन किन को स्थापित करता है, ये किसको, जो विभिन्न व्यक्ति हैं, किनको, जो विभिन्न व्यक्ति क्या है, जो विभिन्न व्यक्ति जो क्या है, जो जांच में शामिल है, क्या, जो जांच में शामिल व्यक्ति हैं। कौन से, जो जांच में शामिल व्यक्ति हैं, उनमें कौन कौन से हो सकते हैं, उनमें जैसे पुलिस अधिकारी, क्या पुलिस अधिकारी पर क्या कर सकते हैं, जैसे व्यक्तियों पर क्या कर सकते हैं, प्रतिबंध के साथ ये क्या करता है, अनुमति देता है। ये क्या करता है, पुलिस प्रतिबंध के साथ क्या करता है, अनुमति भी देता है। क्या करता है, अनुमति भी देता है। क्या अनुमति देता है कि जो अभियोजन जो व्यक्ति को, जो व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य के रूप से करवाना चाहता है तो उसके माध्यम से चलाने की क्या करता है, अनुमति देता है। क्या करता है, यदि कोई व्यक्ति अपने अनुरूप उस केस को चलाना चाहता है तो उसको अनुमति देता है। इन सब लोगों को क्या अनुमति देता है कि वो क्या करें, वो वहाँ पे जांच में क्या करें, जांच की अनुमति देता है, ताकि ये किसकी, जांच की अनुमति देता है। ये सब लोग क्या करें, जांच करके जल्दी से जल्दी उसको सॉल्व करें। तो ये था 339। अब देखते हैं 340। धारा 340। धारा 340 में क्या है, वह व्यक्ति, कौन सा, वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध कार्यवाही संस्थित की गई है। क्या, जिसके विरुद्ध कार्यवाही संस्थित की गई है, मतलब क्या, कि जिसके विरुद्ध जिसके ऊपर क्या केस चल रहा है, तो जो इस संस्थित का मतलब केस चलाना, जिसके ऊपर कार्रवाई चल रही है, संस्थित की गई है, उसका प्रतिरक्षा कराने का अधिकार। क्या, प्रतिरक्षा कराने का मतलब अपने स्वयं का वकील करने का अधिकार। क्या, स्वयं के वकील करने का अधिकार, अपनी प्रतिरक्षा में कोई भी कदम उठाने का अधिकार, वो कुछ भी वहाँ पे पेश करने, कोई भी सबूत या कुछ भी वो कर सकता है। तो इसमें क्या है, इसमें कोर्ट के, न्यायालय के द्वारा इसको क्या है, इसको छूट मिलती है कि क्या करता है, वो किसी भी अपराधी को या कोई भी अपराधी हो, वो क्या अपने आरोपी व्यक्ति को, कि जो न्यायालय होता है वो क्या करता है, वो अपने आरोपी व्यक्ति को न्यायालय की कार्यवाही को अपनी पसंद से, किस पसंद से, वो न्यायालय जो व्यक्ति है, जो अपराधी व्यक्ति है, वो क्या कर सकता है, अपनी पसंद से, किस, अपनी पसंद से क्या कर सकता है, कार्यवाही अपनी पसंद से या अपनी पसंद के वकील से, क्या, अपनी पसंद से या अपनी पसंद के वकील से उसके द्वारा जो बचाव करने के क्या है, बचाव करने का जो अधिकार है उसको देती है, कि वो अपने तरीके से किसी भी प्रकार से उसको, या वकील के प्रयोग से क्या कर सकता है, वो अपने आप को बचा सकता है, वो अपने आप को बचाने के कोई भी उपाय कर सकता है, या किसी भी प्रकार के वकील को वो क्या कर सकता है, रख सकता है, वो किसी भी प्रकार के वकील को रख सकता है। तो ये था 340 में। अब देखते हैं 341 क्या कहती है। धारा 341 में क्या है, कुछ मामलों में क्या, कुछ मामलों में अभियुक्त को राज्य के व्यय पर विधिक सहायता, किसको, अभियुक्त को, मतलब अभियुक्त मतलब जो आरोपी व्यक्ति है, कौन, जो आरोपी व्यक्ति है, जो आरोपी व्यक्ति है, तो इसमें क्या है, जो व्यक्ति, इसमें क्या है, उसको क्या विधिक, कहाँ से, जो राज्य के पैसे, कहाँ से, राज्य के पैसे उसको सहायता मिलेगी। वो क्या है, यदि वो क्या है, वो क्या है, खर्चा उठाने के लिए नहीं है, उसके पास पैसे नहीं है, खर्चा करने के लिए उसके पास क्या है, पैसे नहीं है, तो क्या कर सकती है, उसमें क्या करेंगे, यदि कोई क्या है, जो कानूनी प्रतिनिधित्व है, जो आरोपी है, उसको खर्चा वहन करने के बाद
पास खर्चा वहन करने के उसके पास पैसे नहीं है, या उसका अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए क्या है, पैसे नहीं है, तो क्या करेगा उसमें न्यायालय क्या करेगा, न्यायालय किसके, राज्य के खर्चे पर, किसके, राज्य के खर्चे पर उसे क्या करेगा, एक वकील उपलब्ध कराएगा। क्या कराएगा, एक वकील उपलब्ध कराएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो क्या है, वो चोरी के मामले में फंस जाता है, क्या करता है, चोरी के मामले में फंस जाता है, उसके पास क्या है, पैसे नहीं है क्या, वकील करने के लिए, ताकि उसका कोई केस लड़ सके। तो क्या न्यायालय क्या करेगा, इसको एक सरकारी वकील उपलब्ध कराएगा। क्या करेगा, सरकारी वकील उपलब्ध कराएगा, किसके व्यय पर, राज्य के व्यय पर, किसके, उसका खर्च कौन उठाएगा, राज्य सरकार उठाएगी। देखते हैं, चलिए 341, चलिए देखते हैं 342 में क्या है। 342 क्या कहती है, 342 में धारा 342 में क्या है, प्रक्रिया, क्या प्रक्रिया, जब ये कब की प्रक्रिया है, जब निगम या राष्ट्रीय रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अभियुक्त हो। कौन अभियुक्त हो, इसमें कौन अपराधी हो, या कोई निगम हो, या कौन हो, जो सोसाइटी हो, जो क्या है, सोसाइटी या जो समाज हो, जो क्या है, राष्ट्रीयकृत हो, जो राष्ट्रीयकृत हो, यदि वो होता है उसमें क्या है, तो इसमें इनके क्या है, इन यदि जब निगम और या सोसाइटी या समाज क्या है अपराधी होता है, तो उससे निपटने की इसमें क्या है प्रक्रिया, या उसको जो नियम है वो क्या है निर्धारित करती है। क्या करती है, निर्धारित करती है, किसको, निगमों को और राष्ट्रीयकृत सोसाइटी या समाज को निपटने के लिए ये नियम निर्धारित करती है। कौन सी धारा, 342, कौन सी धारा, 342। धारा 343 क्या कहती है, धारा 343 में सह अपराधी को क्षमादान, इसमें क्या है, सह अपराधी को क्षमादान। तो इसमें क्या होता है, सह अपराधी को क्षमादान का मतलब क्या होता है कि जब कोई ग्रुप में व्यक्ति फंसते हैं, क्या होते हैं, जब कोई व्यक्ति क्या ग्रुप में कोई काम करते हैं या ग्रुप में अपराध होता है उनका, तो जब उनको कोर्ट में व्यक्ति पेश होते हैं, तो उसमें क्या, यदि उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है, कोर्ट में क्या दे सकता है, अपने क्या क्षमादान की अर्जी दे सकता है। क्या कर सकता है, क्षमादान की अर्जी कोर्ट में पेश कर सकता है। ये अर्जी जब समाधान की वो पेश करेगा, तो कोर्ट उसे क्या करेगा, कोर्ट उसे कुछ कंडीशन रखेगा। क्या करेगा, कोर्ट उसे कुछ कंडीशन रखेगा, तो उसमें क्या करना होगा, उस कंडीशनों को उस व्यक्ति को क्या करना होगा, पूरा करना होगा। तो उसको तो क्या कर सकते हैं, कोर्ट उसे क्या कर सकती है, क्षमा कर सकती है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक ये समूह में कुछ व्यक्ति हैं, लेकिन इनमें से एक का व्यक्ति है, उसने क्या किया, क्षमादान की अर्जी लगाई। क्या करी, क्षमादान की अर्जी लगाई। तो कोर्ट ने क्षमादान की अर्जी देखकर उसको क्या कहा कि मैं तुम्हें क्षमादान कर सकता हूँ, तुम्हें रिहा कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें इन्हीं ग्रुप के, जिस ग्रुप में तुम थे, इन्हीं ग्रुप के बारे में आपको क्या करनी होगी, गवाही देनी होगी। क्या करनी होगी, गवाही देनी होगी कि किस कारण से ये अपराध हुआ और कैसे अपराध हुआ, किसने अपराध हुआ। तो ये सब चीज़ें उसको क्या करना होगा, गवाही देनी होगी। तब इसको क्या किया जाएगा, इसको रिहा कर दिया जाएगा, इसको क्षमा दान कर दिया जाएगा, इसको क्षमा कर दिया जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जैसे इसमें मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या है, डकैती करता है, क्या कोई व्यक्ति डकैती में शामिल है, क्या है, कोई व्यक्ति डकैती में शामिल है, उसमें क्या एक मुख्य व्यक्ति है, उसमें क्या है, एक मुख्य व्यक्ति ने क्या किया, न्यायिक मजिस्ट्रेट से क्षमादान स्वीकार कर लेता है, क्या अर्जी लगा के, या उसमें क्या, इसमें ये या तो क्या ये व्यक्ति दे सकते, इसमें एक क्या कर सकता है, इसमें कोर्ट भी, क्या जो कोर्ट है वो भी क्या अपने साइड से एक इनके लिए अपराधियों को क्या कर सकता है, कोर्ट भी ये ऑफर कर सकता है। क्या करता है, कोर्ट भी ऑफर करता है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा या छोड़ दूंगा, तुम्हारी सज़ा कम कर दूंगा, तुम्हें रिहा कर दूंगा, यदि तुम इनके बारे में गवाही दे दो। क्या करो, इनके बारे में गवाही दे दो। तो कोर्ट की ये लोग भी क्या कर सकते हैं, अर्जी स्वीकार कर सकते हैं या क्षमादान स्वीकार कर सकते हैं। तो मान लीजिए किसने क्या किया था, कोई डकैती में शामिल थे, उस व्यक्ति में किसी एक व्यक्ति ने क्या किया, उसके क्षमादान को क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। तब क्या करेगा, तो जो उसका मुख्य अपराधी होगा उसके विरुद्ध उसको क्या करनी होगी, गवाही देनी होगी। मुख्य अपराधी के विरुद्ध उस व्यक्ति को क्या करनी होगी, गवाही देनी होगी। तो ये था क्षमा से अपराधी क्षमादान। तो थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।